बहुत ही बुनियादी सा सवाल है कि आखिर एक नेशनल पार्क होता क्या है। हाँ। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो क्या हम इन्हें प्रकृति के अत्यधिक सुरक्षित वीआईपी जोन कह सकते हैं? और आज हम ऐसे ही वीआईपी जोन्स की पूरी गेस्ट लिस्ट पढ़ने वाले हैं। वीआईपी जोन, ये बहुत ही सटीक एनोलॉजी है। देखो, नोट्स में जो परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से नेशनल पार्क वो क्षेत्र है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को बचाने के लिए विशेष रूप से रजिस्टर्ड किया जाता है। अच्छा। इसके 4 मुख्य पॉइंट हैं। पहला तो है संरक्षण, दूसरा प्राकृतिक वातावरण को बिना किसी छेड़छाड़ के बनाए रखना, तीसरा और सबसे जरूरी, यहाँ मानवीय गतिविधि बेहद सीमित होती है। मतलब आप वहां जाकर अपना घर नहीं बना सकते या खेती नहीं कर सकते है ना? और चौथा पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ वैज्ञानिक काम, शैक्षणिक और बहुत ही नियंत्रित मनोरंजन के लिए हो सकता है। मतलब ये कोई ऐसा आम पार्क नहीं है जहाँ संडे को पिकनिक मनाने चले गए। यहाँ के नियम कड़े हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले वीआईपी मतलब जानवर और पेड़ पौधे वो खतरे में हैं। एकदम से। और इन नोट्स में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मुझे सच में चौंका गए। इसमें लिखा है कि 1970 तक पूरे भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। सिर्फ 5? हाँ, एक इतने बड़े देश के लिए ये संख्या बहुत कम लगती है। कमी नहीं, ये तो एक अलार्मिंग स्थिति थी यार। 1970 के दशक से पहले तो शिकार को एक शाही शौक माना जाता था। जंगलों की बेतहाशा कटाई हो रही थी। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी कानून ने सरकारों को ये शक्ति दी कि वे किसी इलाके को एक अभेद्य किले यानी नेशनल पार्क में बदल सकें। और इसका असर इन नोट्स में साफ दिखता है। जहां 1970 में 5 पार्क थे, वहीं इन नोट्स के हिसाब से 2025 तक भारत 107 नेशनल पार्क्स का लक्ष्य लेकर चल रहा है। बिल्कुल। और इसमें ब्रैकेट में सिमलीपाल नेशनल पार्क का जिक्र भी किया गया है। आज इनका कुल क्षेत्रफल 44,402.95 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। मतलब ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.35% है। तो ये सफर दिखाता है कि 5.5 पार्क से लेकर 100 से ज्यादा पार्कों तक पहुंचने में हमने पर्यावरण संरक्षण को कितनी गंभीरता से लिया है। सही बात है। इन नोट्स में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला का एक बहुत ही दिलचस्प बॉक्स भी है। हाँ, वो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है, जो अमंग 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सबसे छोटा? वो अंडमान निकोबार का साउथ बटन नेशनल पार्क है। और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिम कॉर्बेट, जिसका वर्तमान नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क है, और ये उत्तराखंड में है। अच्छा, इसमें कुछ अतिरिक्त तथ्य भी हैं नोट्स में। हाँ। जैसे सलीम अली नेशनल बर्ड पार्क जो जम्मू और कश्मीर में है, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक और फैक्ट है कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 12 पार्क हैं। हेमिस का इतना विशाल होना और साउथ बटन का इतना छोटा होना, यही तो भारत की असल रेंज है। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में बड़े जानवरों को घूमने के लिए हजारों किलोमीटर का इलाका चाहिए। हाँ, इसीलिए हेमिस बड़ा है और अंडमान का साउथ बटन एक छोटा सा द्वीप है। अंडमान की बात निकली है तो चलिए इस सफर को हम अंडमान बंगाल की खाड़ी के इन द्वीपों से ही शुरू करते हैं। पेज 2 पर अंडमान निकोबार के 9 नेशनल पार्क्स के नाम हैं। स्टूडेंट ने इन्हें याद रखने के लिए लाल पेन से एक ट्रिक लिखी है, बार। हाँ। तो नाम कुछ ऐसे हैं: गलाथिया, महात्मा गांधी मरीन जिसे वंदूर भी कहते हैं, और कैम्बल बे। अच्छा। फिर माउंट हैरियट, रानी झांसी, सैंडल पीक, और 3 बटन वाले पार्क हैं, मतलब मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन। और इसी पेज पर आंध्र प्रदेश के भी 3 पार्क हैं। इसकी ट्रिक अंधा लिखी है। बिल्कुल, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अंडमान तो एक बहुत ही छोटा सा द्वीप समूह है ना, इतने छोटे से इलाके में 9 राष्ट्रीय उद्यान क्यों? मतलब क्या ये जगह की बर्बादी नहीं है? ये सवाल तो बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही रोमांचक है। देखो, द्वीपों को आप विकासात्मक बंद कमरे की तरह सोच सकते हो। बंद कमरे? हाँ। मुख्य भूमि पर क्या होता है, जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल जा सकते हैं, लेकिन एक द्वीप पर जो प्रजाति लाखों साल पहले पहुंच गई वो वही के हिसाब से विकसित होती है। ओहो। इसका मतलब है कि अंडमान में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। उनका इकोसिस्टम बेहद नाजुक होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। चलिए अब पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं, पेज 3 पर।
शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से, जहां की ट्रिक अरुण प्लस आंचल है। यहाँ 2 मुख्य पार्क है, मॉलिंग और नामदफा। और ये नाम दफा वाली बात ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दी। नोट्स में लिखा है कि यह भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है। हाँ, और यहाँ बिग कैट की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ जिसे क्लाउडेड लेपर्ड कहते हैं, और हिम तेंदुआ। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि बाघ तो गर्म जंगलों में रहता है और हिम तेंदुआ बर्फीली पहाड़ियों पर। ये चारों एक ही नेशनल पार्क में कैसे रह सकते हैं? यही तो नाम दफा की खासियत है। असल में इस पार्क की ऊंचाई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। निचला हिस्सा गर्म है, जहां बाघ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हवा ठंडी होने लगती है और सबसे ऊपरी बर्फीले हिस्से में आपको हिम तेंदुआ मिल जाता है। ये तो किसी बहुमंजिला इमारत की तरह हो गया, जहां हर मंजिल पर अलग मौसम है। कमाल है। सही कहा। अब असम की बात करते हैं। यहाँ 7 नेशनल पार्क हैं। नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, ओरंग, रायमोना, देहिंग पटकाई और सबसे मशहूर काजीरंगा। नोट्स में काजीरंगा के लिए एक बहुत बड़ा स्पेशल बॉक्स बनाया गया है। इसमें लिखा है कि ये हाथी, बाघों, जल भैंसों और हिरणों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और इसमें एक और चीज है, यहाँ भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर मिलता है। बिल्कुल, और इसे सैटेलाइट फोन से लैस पहला नेशनल पार्क होने का गौरव भी प्राप्त है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और 1985 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ओह, नोट्स में से भी पहला तितली विविधता केंद्र लिखा गया है, तो हम उसी रूप में इसे बता रहे हैं। लेकिन ये सैटेलाइट फोन वाली बात अब मुझे बहुत हैरान कर रही है। ये तो एकदम गैंडों की सुरक्षा के लिए किसी हाईटेक मिलिट्री ऑपरेशन जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि गैंडे का सींग ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, तो शिकारियों से निपटने के लिए गार्ड्स को ये फोन दिए गए हैं। बाप रे। अब पेज 4 की तरफ आते हैं। मध्य पश्चिम और तटीय भारत। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और छत्तीसगढ़ के लिए एक मजेदार ट्रिक है, घास, कांगेर, इंदर छत पर। हाँ, इससे 3 नाम निकलते हैं, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, जिसे संजय भी कहते हैं। फिर गोवा में भगवान महावीर या मौलिम नेशनल पार्क है। अब गुजरात की बात करते हैं। यहाँ 5 पार्क हैं और ट्रिक है गुजर। गिरवन जो एशियाई शेरों के लिए है। फिर ब्लैक बक, मरीन, वंसदा और कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी के बारे में बता दूं कि ये जंगली गधों के लिए है और भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। समुद्री नेशनल पार्क? ये कैसे काम करता है? देखो, समुद्र के अंदर मूंगे की चट्टानें या कोरल रीफ्स होते हैं, तो मरीन पार्क का मतलब है कि उस इलाके में प्रदूषण फैलाना या मूंगों को नुकसान पहुंचाना सख्त वरना है। अरे वाह, मतलब पानी के अंदर भी वीआईपी जोन। बिल्कुल। अब पेज 5 पर उत्तर भारत की सैर करते हैं। हरियाणा की ट्रिक है हरी का कलश सुल्तान ने लिया, जिससे सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क बनते हैं। और हिमाचल प्रदेश में 5 पार्क हैं। ट्रिक है हिमा प्लस आंचल, शरारती, पिन वैली, सिंबलवाड़ा, इंदर किला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद जम्मू और कश्मीर है। यहाँ दाचिगम, सलीम अली और किश्तवाड़ नेशनल पार्क हैं। यहाँ मैं श्रोताओं का ध्यान एक बात पे खींचना चाहूंगी। पेज 1 पर हमने सलीम अली नेशनल बर्ड पार्क पढ़ा था, जो पक्षियों के लिए है। हाँ, लेकिन पेज 5 पर हम सलीम अली नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ये अंतर याद रखना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसी के साथ नोट्स के क्रम के अनुसार झारखंड के बेतला नेशनल पार्क का भी जिक्र है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। अब पेज 6 पर दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल देखते हैं। कर्नाटक की ट्रिक है नाटक। यहाँ बांदीपुर है, जहाँ जंगली हाथी और बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। फिर अंशी, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। नागरहोल के आगे लिखा है कि ये पश्चिमी घाट में है और इसका नाम सांप, धाराओं और नगर के हल्ले से संबंधित है। केरल की ट्रिक है पढ़े लिखे। यहाँ इराविकुलम, माथीकट्टन शोला, पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी शोला और पंबादुम शोला हैं। अच्छा, साइलेंट वैली के आगे लिखा है कि इसे सैरंध्री वनम भी कहा जाता है, जिसका संबंध द्रौपदी से है। हाँ, और इसे साइलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ सिकाडा नाम के कीड़ों की तेज आवाज नहीं होती थी, इसलिए अंग्रेजों को ये जगह एकदम शांत लगी। क्या बात है। पश्चिम बंगाल की ट्रिक है बंगला। यहाँ बुक्सा, न्योरा, गोरुमारा, सुंदरवन, सिंगलीला और जल्दापारा हैं। सुंदरवन के कुछ विशेष तथ्य हैं। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन यानी सुंदरी वृक्ष हैं
और 1987 में इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली थी। अब पेज 7 पर आते हैं, जिसे मैं भारतीय वन्यजीवों का हॉलीवुड कहना चाहूंगी, मध्य प्रदेश। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ 12 पार्क हैं। कान्हा, जो सतपुड़ा की मेकाल श्रृंखला में है, और इसका सीधा जुड़ाव द जंगल बुक 1894 से है। फिर सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़। और बांधवगढ़ के आगे लिखा है कि राम ने लक्ष्मण को उपहार दी थी, ये बांधवगढ़ महल के नाम पर है। बिल्कुल। फिर संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओमकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर और कुनो। कुनो, जहां नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। हॉलीवुड वाली एनालॉजी इसलिए क्योंकि यहाँ मोगली भी है और इंटरनेशनल चीतों की एंट्री भी। सही कहा। अब पेज 8 और 9 पर महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक चलते हैं। महाराष्ट्र की ट्रिक है हार। नवेगांव, बोरीवली, चंदोली, घुगामल और तड़ोबा। और मणिपुर में सिरोई और कीबुल लमजाओ। कीबुल लमजाओ पर खास जोर देना है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। हाँ, मैंने इंट्रो में इसी जमीन के तैरने की बात की थी। असल में यहाँ झील के ऊपर वनस्पति और मिट्टी के तैरते हुए द्वीप होते हैं, जिन्हें फुमडी कहते हैं। अरे वाह! फिर मेघालय में नौक्रेक और बलफक्रम, मिजोरम में मुरलेन और फंगपुई ब्लू माउंटेन, नागालैंड में इटांकी, ओडिशा में सिमलीपाल, भितरकनिका और नंदनकानन, राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव या घाना डेजर्ट और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। और तमिलनाडु में मुदुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी अनामलाई, ग्विंडी, मन्नार की खाड़ी और पलानी हिल्स। अब हम अंतिम पन्नों पर आ गए हैं, पेज 10 और 11। तेलंगाना की ट्रिक है तेल, महावीर हरिना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवनी। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, जो पहला था, पुराना नाम हैली, 1936-1957 में नाम बदला। फिर गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, राजाजी, फूलों की घाटी और नंदा देवी। पंजाब में हरी के वेटलैंड, सिक्किम में कंचनजंगा और त्रिपुरा में बाइसन, राजबाड़ी और क्लाउडेड लेपर्ड। और अंत में प्रमुख पार्कों के स्थापना वर्ष का एक तेज रिकैप है। कान्हा 1955, गिर 1957, काजीरंगा 1974, कंचनजंगा 1977, काबुल लैमजाओ 1977। फिर 1980 के दशक में तो झड़ी लग गई गुरु घासीदास 1981, सतपुड़ा 1981, केवलादेव 1981, पेरियार 1982, नंदा देवी 1982, साइलेंट वैली 1984, सुंदरवन 1984, पिन वैली 1987 और देहिंग पटकुई 2021 में। देखो, जिम कॉर्बेट का सफर और फिर 70 और 80 के दशक में धड़ाधड़ नेशनल पार्कों की स्थापना, ये बताता है कि भारत का पर्यावरण के प्रति नजरिया कैसे बदला। आज हमने उत्तर से दक्षिण तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया है। ये सिर्फ लिस्ट नहीं, हमारी विविधता का सबूत है। बिल्कुल, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। 1970 में सिर्फ 5 पार्क थे और 2025 तक हम 107 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या भविष्य में सिर्फ पार्कों की संख्या बढ़ाना काफी होगा? मतलब जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या हमें इन पार्कों की सीमाओं के बाहर भी प्रकृति को बचाने के नए तरीके नहीं खोजने होंगे? जानवर तो बाउंड्री नहीं जानते ना। ये बहुत ही गहरा सवाल है। श्रोताओं से यही कहूंगी कि इन नोट्स को रिवाइज करें और खुद से ये सवाल जरूर पूछें। आज के डीप डाइव में इतना ही।